एक क्वेश्चन सिर्फ लिख लीजिए तो, ए बॉब ऑफ मास m is suspended at point O by a string of length L. पहला क्वेश्चन नहीं, उसमें एक कंटिन्यू कीजिए। बॉब समझते हैं ना, BOB। बॉब इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। Bob is moving in a horizontal circle find out, पहला क्वेश्चन, torque of gravity and tension about point O and O dash। about point O and O dash। second question, net torque about O dash। net torque about axis O dash। मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, ये मेरा पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये मेरा पॉइंट O डैश है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर घूम रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, राइट। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इस एक्सिस को जेड एक्सिस मान लीजिए, और O डैश है सेंटर ऑफ द सर्कल जिसमें ये पार्टिकल घूम रहा है। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। अरे ए एंगल थीटा, इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, L है। देखिए पहले हम लोग अबाउट O निकालते हैं भाई। तो अबाउट O निकालने के लिए टॉर्क का फार्मूला पहले पकड़ के रखते हैं। R क्रॉस F होता है ना। R क्या था, ये मेन फार्मूला है, वो परपेंडिकुलर वाला नहीं, वहाँ यहाँ से तो परपेंडिकुलर आया था। ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क, राइट। इसका मतलब अगर टॉर्क ड्यू टू mg अगर निकालना रहेगा, ऑनलाइन के बच्चे बोला कीजिएगा, मेरा आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। तो टॉर्क अबाउट O ड्यू टू mg, तो मुझे लगता है ए आर रहेगा। नहीं देखिए, तो मैंने सही से रिप्रेजेंट किया, एग्री ना। और ए कितना, अगर ए थीटा है तो ये भी तो थीटा रहेगा, करेक्ट। तो बोलिए आर क्रॉस एम जी कितना होगा, और आर से एम जी की तरफ बोलना है भाई, क्या प्रॉब्लम है। आर एम जे साइन थीटा और कौन सा,
हाँ आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, व्हाइट बोर्ड के आउटवर्ड, व्हाइट बोर्ड के आउटवर्ड को बाई एक्सिस मान लेते हैं। इसका या ऐसे भी लिख दीजिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका मतलब है कि अगर सपोज कीजिए या ऐसे कर लीजिए कि अगर सर इसको बाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो मेरा ये क्या रहेगा जेड एक्सिस। तो क्या इसको के कैप दे सकते हैं नाम? यहां देखिए स्टूडेंट, तो सर एक और फार्मूला जानते थे, जो आप बोल रहे थे किसी फोर्स की वजह से अगर टॉर्क निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट से उस फोर्स वाले लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, राइट। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालिएगा तो कितना होगा, और ये तो ए आर का वैल्यू कितना था, एल ना, स्ट्रिंग का लेंथ एम जी एल साइन थीटा के कैप, और यहाँ पे अगर ए एल है तो यहाँ से ए आर, ए फोर्स वाला लाइन तो यही है, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एच का वैल्यू क्या एल साइन थीटा होगा। तो नहीं लगता कि ओरिजिनल ये फार्मूला है, इसको पकड़ के रखना चाहिए, यहाँ से ही परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आया होगा, तो ये तो था करेक्ट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, एनीवन? नेक्स्ट, टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू टेंशन। तो सर आपने बताया था कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, अगर फोर्स उसी पॉइंट से अगर पास कर जाए, फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास कर जाए, दिस इज द टेंशन, तो टेंशन के वजह से भाई टॉर्क आर क्रॉस टी, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, और टेंशन का फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्यों जी टॉर्क जीरो होगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यहाँ है, तो अभी भी आर, बट सर आर और टी में एंगल हो गया 180, है ना। पॉइंट टेंशन इस पे लग रहा है, इस पार्टिकल पे, तो यहाँ पे ए हो गया टी और सर ए हो गया आर, हाँ या ना। दिस इज द वजह हम लोग बोलते हैं कि अगर पॉइंट जिस फोर्स की वजह से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, वो अगर उसके बीच में एंगल पोजीशन वेक्टर और फोर्स के अगर उसी पॉइंट से पास करता है तो डैम श्योर एंगल जीरो नहीं तो 180 बन जाएगा। तो टेंशन की वजह से टॉर्क क्या रहेगा? जीरो। करेक्ट है यहाँ तक एवरीवन? ठीक है। देखिए रिवीजन ऐसे ही होता है, 100 क्वेश्चन कब से रोटेशन में करवाऊंगा, एचसीएमएल में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन करते करते ही आप पूरा रोटेशन पे ग्रिप बन जाएगा। फार्मूला के नाम पे तो 20 फार्मूला है, और उस फार्मूला कैसे कैसे अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम के थ्रू ही थ्योरी क्लियर करते रहूँगा, ठीक है। अब टॉर्क के अबाउट ओ डैश, ओ डैश के अबाउट, तो ओ डैश के अबाउट अगर टॉर्क निकालना है तो ओ डैश तो आपका यहाँ पे है, है ना। तो अब मेरा पोजीशन वेक्टर, अब ओ डैश यहाँ पे है ना भाई, तो ओ डैश के अबाउट अगर टॉर्क निकालना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा, ए पोजीशन वेक्टर रहेगा, नहीं लगता कि आर और एम जी के बीच में एंगल 90 रहेगा, और आर और एम जी के बीच में एंगल 90 रहेगा तो ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो क्या लिखेगा, टॉर्क अबाउट ओ डैश ड्यू टू एम जी, बोलिए एंटी क्लॉकवाइज आर क्रॉस एम जी, कितना होगा भाई, आर एम जी साइन 90 डिग्री, ये कैप ना, और आर का वैल्यू यहाँ पे यस एल साइन थीटा, नहीं एम जी एल साइन थीटा के कैप। अब ऑब्जर्व कीजिए कि O के अबाउट और O डैश के अबाउट
ओ के अबाउट और ओ डैश के अबाउट टॉर्क डिफरेंट है या सेम है? सेम है, करेक्ट। इसका मतलब है कि इस पॉइंट में किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालते तो डिफरेंट वैल्यू आता है या सेम आता है एम जी का? इस लाइन पे इसे मैंने ओ के अबाउट निकाला, फिर ओ डैश के अबाउट निकाला, सेम ही टॉर्क मिला है, राइट। और सेम होता भी, बोलिए क्यों सर? इसके अबाउट निकालते वो डबल डैश पी, एक पॉइंट पी मान लीजिए, तो पी के अबाउट निकालते तो एम हम लोग क्या करते कि इस लाइन पे पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यहाँ से इसके अबाउट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, इसके अबाउट, यहाँ से परपेंडिकुलर, इसके अबाउट, तो आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या डिफरेंट हो? फोर्स तो सेम ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट है या सेम है? इसका मतलब है कि किसी लाइन के अबाउट, अगर किसी लाइन में फाइनाइट पॉइंट है और अगर कोई फोर्स ऐसे है और वहाँ उस लाइन पे समटाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं भी हो सकता है, बट जिस लाइन के अबाउट आप टॉर्क, जिस लाइन पे वो पॉइंट है, जिस लाइन पे वो पॉइंट है और फोर्स उसके पैरेलल में है, तो हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भाई सेम होगा। अगर फोर्स ऐसे लगता है, ये लाइन में बहुत सारा पॉइंट है P1 P2 P3, अब फोर्स ऐसे रहता तो क्या हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम रहता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होता, राइट। समझ रहे हैं एवरीवन? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम क्यों हो गया भाई हर पॉइंट के अबाउट? क्योंकि सर दो लाइन जिसमें पॉइंट है वो लाइन और मेरा फोर्स दोनों पैरेलल है, राइट। लास्टली करना क्या है, मैं तो मेन फार्मूला पकड़ के रखूंगा, जो आंसर आएगा वो आएगा। सबसे बढ़िया क्या है, फार्मूला पकड़ के रखेंगे। इन्हें तक सर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट्स इट, ए क्रॉस बी, राइट। इसलिए कभी कभी किसी चैप्टर को इतना हाइप कर दिया जाता है, एसएसएम रोटेशन में हम लोग भी हाइप करते हैं, बट उसको बहुत तोड़ के पढ़ने का रिक्वायरमेंट है ताकि उसमें इंटरेस्ट आ जाए। देखिए अब यहाँ पे अबाउट ओ डैश टॉर्क ड्यू टू टेंशन, आपका ओ डैश यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, बॉब यहाँ पे है और टेंशन ऐसे लग रहा था भाई, समझ गए? करेक्ट। ये था यहाँ से, राइट। तो ओ के ये है ओ डैश, ओ के अबाउट तो टॉर्क जीरो हो गया क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर गया, बट क्या ओ डैश के अबाउट जीरो होगा? तो ये आपका है आर, राइट। ये एंगल कितना था? थीटा, तो कितना था? तो ये कितना हो जाएगा? करेक्ट। तो टॉर्क अबाउट ओ डैश ड्यू टू टेंशन इक्वल टू सर आर क्रॉस टी कर दीजिए, कितना हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा, राइट। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टी आर कॉस थीटा इक्वल टू, अच्छा ये और आर का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे? एल साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के कैप। अब यहाँ देखिए, इस अभी आंसर पर नहीं पहुँचे हैं भाई। इस डायरेक्शन में इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलेरेशन है, ए वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो, हाँ है ना। तो क्या बोल सकते हैं? टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। किसी को प्रॉब्लम? अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, तो यहाँ से t इक्वल टू, क्योंकि आंसर एम जी के टर्म में अगर दिया हुआ हो सकता है एम जी बाई कॉस थीटा, तो t का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, एम जी बाई कॉस थीटा एल साइन थीटा कॉस थीटा।
कॉस थीटा आपस में कैंसिल, क्या हो गया स्टूडेंट, mgl साइन थीटा। तो यहाँ देखिए तो माइनस के कैप, तो टॉर्क ड्यू टू एम जी अबाउट ओ डैश एंड टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट ओ डैश डिफरेंट है या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट होना भी चाहिए था, बोलिए क्यों होना चाहिए था? तो सर यहाँ इसको हटाएं, ऐसा पिछले क्लास में सारा रोटेशन क्लास कीजिए आप। ऐसे पिछले क्लास में मैं जब इंक्लाइन प्लेन पे टॉर्क एम जी की वजह से निकाल रहा था तो एन का, और यहाँ देखिए वो ऐसा मैं क्वेश्चन आपको बताया था। तो टी का दो कंपोनेंट, एक टी अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, और क्या टी कॉस थीटा। क्या एक कंपोनेंट इस ओ डैश के अबाउट टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? इसी पॉइंट से एक कंपोनेंट पास करेगा। बोला कीजिए भाई ऑनलाइन के बच्चे कुछ तो समझिएगा तो बोलिएगा। तो बोलने में क्या समस्या है? समझते हैं तो हाँ ना बोलते रहिए। और एक कंपोनेंट ये वैल्यू ये और ये मैग्नीट्यूड बाय डिफरेंट है, सेम है। और इसके वजह से अगर हम लोग निकालेंगे तो इसके वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज, इसकी वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। बट यहाँ इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पे पर डिफरेंट है, सेम है। इसका एक कंपोनेंट टॉर्क ले रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द रीजन। इसका मतलब ओवरऑल अबाउट ओ डैश। अब पूछेंगे नेट टॉर्क अबाउट ओ डैश, नेट टॉर्क अबाउट ओ डैश। तो नेट टॉर्क के लिए क्या, टॉर्क ड्यू टू टेंशन, यही तो आएगा भाई, प्लस टॉर्क ड्यू टू एम जी, नहीं होता कि जीरो हो जाएगा भाई। तो इसको आपस में बोल देंगे फोर्स कपल। क्या बोलेंगे, ये पढ़ाने वाला हूँ। फोर्स कपल होता है ऐसा दो फोर्स जिसका रिजल्टेंट फोर्स वैल्यू क्या है, जीरो, बट टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जस्ट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। नहीं इसको फोर्स कपल नहीं मिल रही, सॉरी इसको फोर्स कपल मत लिखिए। फोर्स कपल में टॉर्क का डायरेक्शन सेम रहता है बट फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। फोर्स में टॉर्क का डायरेक्शन सेम होता है फोर्स कपल में, ठीक है। बट यहाँ पे समझ में आ गया ना। इसका मतलब है कि नेट टॉर्क अबाउट ओ कितना, 1 ड्यू टू एम जी। इस प्रॉब्लम का कंक्लूजन, नेट टॉर्क अबाउट ओ डैश नेट जीरो। बट अगर तोड़ के पूछेंगे ड्यू टू एम जी एंड ड्यू टू टेंशन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई, नेट टॉर्क अबाउट, मतलब इस लाइन के अबाउट, ओ एन ओ डैश नहीं, अबाउट दिस लाइन नहीं, अबाउट एक्सिस ओ एन ओ डैश था, अबाउट एक्सिस इस लाइन के अबाउट, करेक्ट। तो इस लाइन के अबाउट नेट टॉर्क निकालने के लिए आप यहाँ पे इसके अलाउंग कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए। ये तो पता हो गया ना कि इसके अबाउट, भाई इसके अबाउट नेट टॉर्क अबाउट ओ डैश तो जीरो है। तो इस लाइन के अबाउट नेट टॉर्क का मतलब इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क निकालिए और उसका इसके अबाउट कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिएगा, करेक्ट। तो इस पॉइंट, तो नेट टॉर्क अबाउट ओ के लिए क्या लिखिएगा, टॉर्क ड्यू टू एम जी प्लस टॉर्क ड्यू टू व्हाट, टेंशन। और टॉर्क ड्यू टू टेंशन तो जीरो, तो टॉर्क ड्यू टू एम जी कितना था भाई, एम जी एल साइन थीटा, क्या के कैप। बट भाई ये तो बाई एक्सिस है, राइट।
तो इसका बाइक कंपोनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस लाइन इक्वल टू व्हाट, 0। ऐसे तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम में काम करने से यही फायदा है। इसके अबाउट इस लाइन के परपेंडिकुलर में टॉर्क है, इस लाइन में के परपेंडिकुलर टॉर्क है, राइट, बट इस लाइन के अलॉन्ग टॉर्क नहीं है। सबको समझ में आ गया है? अब लिखिए फोर्स कपल। Force couple. A pair of force each of same magnitude and acting in opposite direction is called a force couple. फिर ध्यान सुनिए तो मैंने क्या बोला, फोर्स कपल किसे बोलेंगे, ए पेयर ऑफ फोर्स सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट, इज कॉल्ड व्हाट, फोर्स कपल। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहां देखिए, मान लेते हैं कोई रॉड है स्टूडेंट, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज फोर्स इस रॉड के परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये नहीं बोला, राइट। यहाँ से डिस्टेंस d और यहाँ से भी डिस्टेंस d है। अब मुझे पॉइंट ये जो पॉइंट लिया हूँ अभी मैं इस रॉड के बिल्कुल मिडिल पॉइंट लिया हूँ। आप लोग को मेरा आवाज़ सुनाई पड़ रहा है स्टूडेंट? हेलो एवरीवन।
तो इन दोनों फोर्स के वजह से, हेलो स्टूडेंट, समस्या भाई पता नहीं क्या हो गया है। हेलो, यस सर। तो आप अपडेट करना पड़ेगा तो उसको। हेलो, यस, सॉरी स्टूडेंट, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। तो टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट ए, तो नहीं लगता टॉर्क ड्यू टू F1 अब प्लस टॉर्क ड्यू टू F2, बोलिए तो कितना होगा। तो भाई इसके अबाउट टॉर्क के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ से मेजर करेंगे, हाँ या ना, R1, और इसके टॉर्क के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ से मेजर करेंगे R2, और इस प्लेन को मैं XY प्लेन मान रहा हूँ, तो मेरा ए कौन सा हो जाएगा, Z एक्सिस। तो टॉर्क ड्यू टू F1 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए क्लॉकवाइज, राइट। तो कितना हो जाएगा, क्या हम लोग F1D माइनस के कैप कर सकते हैं श्याम ना। आपको मैंने कल क्या बोला था, आना चाहिए ना, बहुत गलत बात है। बाकी 3 बच्चे आपके लिए वेट कर रहे थे। नहीं नहीं, जो बोलूँगा प्लीज़ वैसे प्लानिंग कीजिएगा, मैं बहुत टाइम निकाल के सब काम करता हूँ। सिंसियर रहिए भाई, कोऑपरेट कीजिएगा, तब भी तो मैं कुछ अलग एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाऊँगा। मैं 8:30 में आके सबका वेट कर रहा हूँ, होना उल्टा चाहिए कि आप लोग मेरा वेट करते। इसके वजह से क्या रहेगा, इसमें भी सेम डायरेक्शन, राइट, ये चांस की बात है। ये T1 ये T2, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा,
F1D क्या मैंने सही लिखा? यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिखाया उसके अकॉर्डिंग तो एक्चुअली में दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क अबाउट ए सेम क्यों हो गया? सर टॉर्क बिकॉज दोनों फोर्स जिस पॉइंट पर टॉर्क निकाल रहे हैं वो पॉइंट उन दोनों फोर्स के बीच में है, तो डैम्स और डायरेक्शन सेम आएगा। दोनों फोर्स अगर जिस पॉइंट के अबाउट आप निकालना चाह रहे थे टॉर्क, ये दोनों फोर्स कपल इस पॉइंट के सेम साइड में रहता तो डायरेक्शन सेम रहता या जस्ट अपोजिट रहता? एक बार देख लेंगे। डायरेक्शन क्या रहता? जस्ट अपोजिट रहता। यहाँ पे सेम होने के पीछे वजह क्या रहा कि पॉइंट उन दोनों फोर्स के बीच में पॉइंट पड़ गया है, इसलिए अगर ये दोनों फोर्स इस पॉइंट के सेम साइड में रहता तो डैम्स और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहता। करेक्ट है ना? समझ में आया ये बात? तो एक कितना हो जाएगा भाई? F1 और F2 2F D। अब यहां से माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? वन ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड के बराबर और दोनों फोर्स के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना? दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना था? D या 2D? इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि नेट टॉर्क अबाउट ए गिवन पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू फोर्स कपल। फोर्स कपल किसे बोलते हैं? वैसा दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, उसके बीच में टॉर्क इक्वल टू होता है वन ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो हम लोग निकाल ही लेंगे, राइट? अब चलिए इससे फायदा क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा टॉर्क का जेड कंपोनेंट क्या होना चाहिए? बोलिए। करेक्ट। इसका मतलब है क्या इस टॉर्क के वजह से ए रॉड रोटेट कर सकता है? बोलिए हाँ या ना? टॉर्क लग रहा है तो रोटेट तो करेगा ना। अगर मान लेते यहाँ पे स्क्रू रखते, यहाँ पे कोई स्क्रू फिट करते तो इस स्क्रू के बाद तो रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते थे? आई अल्फा करेक्ट है ना? और क्या इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का नहीं जानते हैं? ml² बाई 12। तो अल्फा जेड यहाँ से निकल जाता। जस्ट आगे बढ़ रहे हैं कि अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो, राइट? ठीक है ना एवरीवन? और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, करेक्ट है? चलिए इस पूरे रॉड का कितना था? 2D ना? F इधर कितना लग रहा था? F। मुझे टॉर्क के अबाउट भी बताइए फर्स्ट। इससे पहले किसके अबाउट निकाले थे? ए के अबाउट।
क्या है सबका इतना आया है जोड़ लगा के, करेक्ट है ना? मेरा कोई पॉइंट सी है जो रॉड पे नहीं है और इसका डिस्टेंस यहाँ से ए है और रॉड का कितना था भाई 2D ना रॉड का लेंथ। फाइंड द टॉर्क अबाउट सी, फाइंड द टॉर्क अबाउट सी। क्या बोले? क्या इसके अबाउट भी यही वैल्यू आया है, कुछ और वैल्यू आया है? अब क्या ऑब्जर्व किए? इसका मतलब ड्यू टू फोर्स कपल, फोर्स कपल किसे बोलते हैं? मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ से कंक्लूजन हुआ कि ड्यू टू फोर्स कपल किसी भी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर निकाल लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसमें कि जनरली फोर्स का बात करते हैं तो फ्रेम शुड बी इनर्शियल, राइट? क्योंकि नॉन सेल्फ फ्रेम रहेगा तो फिर एक स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा, उस पर भी स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है? बाद में देखेंगे उस पर वन बाई वन। तो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ड्यू टू फोर्स कपल किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपने निकाल लिया तो हर पॉइंट के अबाउट उस फ्रेम में सेम टॉर्क का वैल्यू रहेगा, करेक्ट? तो सर आपने तो इसी लाइन पर सी लिया, कहीं भी लेते हैं क्या लेते हैं? सी यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या कहीं भी, या उस रॉड पे जिस बॉडी पे आप फोर्स लग रहा है उस बॉडी के कोई पॉइंट हो या अदर देन इस ए पॉइंट तो बॉडी पे नहीं था, रॉड पे नहीं था, तब भी टॉर्क डिफरेंट रहा या सेम रहा? सेम रहा। तो ये मैं एक्चुअली में समझाना चाह रहा था, कंक्लूजन देना चाह रहा था। डायरेक्ट कंक्लूजन देते तो शायद ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए मैं 2 पॉइंट रॉड पे लिया, 1 पॉइंट रॉड के बाहर लिया, ऑब्जर्व किया कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क डिफरेंट है या सेम है। बट दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर व्हाट? फोर्स कपल। किसके लिए? अब कंक्लूड कर लिया जाए एवरीवन, लिखिए पहला कंक्लूजन लिखिए। हाँ, राइट साइड के फोर्स के लिए टॉर्क क्या होगा? आपने नहीं निकाला क्या? एक मिनट, टॉर्क का फार्मूला बोलिए, बोलिए आर क्रॉस एफ। यस, F1 बोलिए, F2 बोलिए, राइट? किसके वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं? और मैं सी के अबाउट निकालना चाहता हूं। किसके लिए? F1 के लिए या F2 के लिए? F1 की वजह से। तो F1 के लिए हम लेंगे तो R1 यहाँ तक लेना पड़ेगा, और F2 के लिए लेंगे तो R2 लेना पड़ेगा। एग्री? बोलिए भाई, R1 और F1 के बीच में एंगल कितना? और डायरेक्शन क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। कितना लिखें? AF ये क्या, माइनस के या प्लस के? ये टॉर्क ड्यू टू F1 निकाले, राइट? अबाउट C
और टॉर्क ड्यू टू F2 निकालिएगा तो R2 क्रॉस F2, सही है ना। R2 और F2 के बीच में कितना एंगल, 90। डायरेक्शन क्या, क्लॉक, A प्लस 2D एंगल 90 ना, F माइनस के कैप, क्या लिख सकते हैं। तो भाई जो काम मैंने किया वो काम तो आप ही कर सकते थे। अब जोड़ दीजिए, ये तो एकदम बिल्कुल आसान सा बात था। इस सब एक इसमें अगर मुझे इन्वॉल्व कर दीजिएगा सिर्फ वेक्टर वाला काम में, A क्रॉस B में, तो कैसे काम चलाएगा। ये दो, आप दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाए हैं। R कहाँ से लेना चाहता है, जहाँ पे जिसके अबाउट आप टॉर्क सोचते हैं, कहाँ तक, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, राइट। एक ही फॉर्मूला पे काम कर रहा हूँ, F2D। इसे मैक्सिमम कोशिश कीजिए जहाँ पे फार्मूला लगाना है तो वहाँ पे आप बढ़िए, मुझे मत आगे बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है। अब तो ट्रस्ट हो गया। अब लिखिए कंक्लूजन, ए कपल डज नॉट एक्सर्ट ए नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कपल क्या नेट फोर्स लगाएगा उस पर, या नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब उस फोर्स, एक मिनट, उसका मतलब है फोर्स कपल का वजह से ट्रांसलेशनल एक्सेशन नहीं होगा, बट रोटेशनल एक्सेशन हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मस्ट, मे बी, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि राइट, तब तो हो सकता है कि नहीं भी हो। इफ कपल डज नॉट exert a net force on an object even though it exerts a torque, ये पहला कंक्लूजन। सेकेंड, नेट टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल, नेट टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल is same about any point, is same about any point. Net torque due to a force couple, net torque due to a force couple is same about any point. वो point कहाँ पे? That point may or may not be on the body. वो point body पे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप टॉर्क के लिए सोच रहे हैं। जी राइट। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये हुआ कि किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, बहुत सारा फोर्स हो सकता है ना, इसको जनरलाइज कर लिया जाए। किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो उस सिस्टम का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, इसी को जनरलाइज वर्सन, अभी तक हम लोग दो फोर्स कपल का बात कर रहे थे, जनरलाइज कर रहा हूँ। इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन टॉर्क इज सेम अबाउट एनी पॉइंट, देन टॉर्क इज सेम अबाउट एनी पॉइंट। अब इसका एक स्पेशल केस क्या रहेगा, अगर नेट फोर्स जीरो है और किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी जीरो है, तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसको लिखवाने का बात है या आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को, राइट। लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। इफ़ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो एंड इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो कॉमा एंड इफ, मस्ट नहीं बोल रहे हैं, एंड इफ नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो देन नेट टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इन दैट फ्रेम इज ऑल्सो जीरो। हो गया।
अब लिखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का पद में तो समझ में आ गया है। फोर्स का पद तो हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑल द टाइम यूज करते हैं। टैप या नल टैप को ओपन करने के लिए क्या लगाते रहते हैं, एक फिंगर आगे दूसरा फिंगर पीछे। एक टैब है तो एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, ऐसे ओपन करते हैं ना डायमेट्रिकली, राइट। तो नेट फोर्स 0 रहता है ताकि उसमें वो टूटे नहीं, बट बस उससे वो रोटेट कर जाए अपना सेंटर के अबाउट, करेक्ट। लिखिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज दैट पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट, point of application of force is the point at which if net force is supposed to be acting, net force is supposed to be acting, then it will produce same translational, then it will produce same translational as well as rotational effect, as well as rotational effect, comma, as was produced earlier. एक और पॉइंट बनाइएगा उसमें, ये पहला पॉइंट था, इसको मैं समझा देता हूँ। वी कैन ऑल्सो डिफाइन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, we can also define point of application of force as a point about which we can also define point of application of force as a point about which torque of all the forces is 0. चलिए इसको अब समझिए। यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि इस बॉडी पे एक फोर्स F1 लग रहा था, F2, अलग अलग फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहा था, ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, 4 फोर्स को ही लेकर समझते हैं, करेक्ट। इन 4 फोर्स की वजह से हम लोग इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहे थे, पॉइंट ओ। कोई भी एक पॉइंट लेते, समझाने के लिए वो ले रहे हैं। तो यहां से मेरा पोजीशन वेक्टर होता, तीन ही फोर्स लेकर समझते हैं। ए पोजीशन वेक्टर रहता R1, ए पोजीशन वेक्टर रहता R2, ए पोजीशन वेक्टर रहता R3, करेक्ट। तो देख यहां पे आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक इस बात का कोई ख्याल था कि हाँ कहाँ पे लग रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में रहते तो आप डायरेक्टली यही लिखते हैं ना, F1 प्लस F2, वो पॉइंट कहाँ पे उससे तो आपको मतलब नहीं था। सर मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स आप क्या लिखते हैं, वेक्टोरियल इक्वेशन लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। उसमें हम लोग क्या मानते थे, पार्टिकल डायनेमिक्स, पूरा बॉडी है लेकिन उस बॉडी को जस्ट ट्रीटेड एज पार्टिकल, राइट। और सारे फोर्स को सोचते हैं कि सारे फोर्स का एंजॉय सेंटर ऑफ मास कर रहा है, करेक्ट। क्योंकि उसमें तो हम लोग को सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन से मतलब है, रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं था, राइट।
तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वो कहाँ पे फोर्स लग रहा है उससे मुझे मतलब नहीं रहता था सिस्टम पे, कहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उससे मतलब था। करेक्ट। इसका मतलब ये तीनों फोर्स सेम पॉइंट पे लग रहा हो या सिस्टम बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट पे, बट मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन अपना मेंटेन करते हुए, ए पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बट टॉर्क के लिए तो फर्क पड़ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या डिफाइन किया गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा हो जिसकी वजह से टॉर्क आप सोच रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक ऐसा पॉइंट उस बॉडी पे, सम टाइप से उस बॉडी पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिस उस पॉइंट पे अगर सारे फोर्स को उसी पॉइंट पे सपोज किया जाए तो वही टॉर्क मिले जो इन सब का इंडिविजुअल पॉइंट पे लगते हुए मिल रहा है। करेक्ट। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि वो मेरा पॉइंट ए है, इसका ये सेंटर ऑफ मास मत मान लीजिएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, इन सब का रिजल्टेंट हो सकता है कि इधर हो एफ नेट कितना, कौन सा, F1 प्लस F2 प्लस F3। करेक्ट है ना, क्या आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P क्या लिखेंगे, R क्रॉस F नेट विच इज इक्वल टू व्हाट, R1 क्रॉस F1 प्लस व्हाट, R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। करेक्ट है ना। तो R क्रॉस F1, R क्रॉस F2, R क्रॉस F3 इक्वल टू R1 F1 प्लस R2 F2 प्लस R3 F3। क्या यहाँ से हम लोग ओनली अननोन R निकल जाएगा। अगर स्मॉल R1 R2 R3 F1 F2 F3 नोन रहेगा तो ओनली अननोन क्या रहेगा, R रहेगा। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। क्या मतलब है कि सर जो इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट पे, जो डिफरेंट पॉइंट पे जो F1 F2 F3 लगा था, उसकी वजह से जो किसी एक खास पॉइंट पर टॉर्क रहा, तो ये सारा फोर्स अगर एक खास पॉइंट पे ही अगर लगते रहता तो सेम टॉर्क मिलना चाहिए। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। करेक्ट। ठीक है ना एवरीवन। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाया जाए। ओके determine the point of application of force
डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हेन फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द रॉड एज शोन इन फिगर। मैं तो फिगर ड्रॉ कर ही दिया हूँ, ये तो जस्ट ऐसे ही लैंग्वेज बना रहा था। मेरा क्वेश्चन बस ये है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप लोग ट्राई करेंगे? ये डिस्टेंस क्या है? ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 70 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या होगा? अब तो हो जाएगा।
कितना आंसर आया एवरीवन? वेरी गुड वेरी गुड। कितना आया जी? यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकालने के लिए सर कौन सा पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल लें, यही कन्फ्यूजन था ना। तो मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया, मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट वो लिया था, खुद से कोई एक पॉइंट मान लेते, खुद से क्या मान लेते, कोई भी एक पॉइंट। सर कहाँ पे, तुम्हारी मर्जी। तो खुद से जब मानना हो तो जानबूझ के टफ मानेंगे या इसी मानेंगे, खुद से कोई काम मानना हो तो आसान पॉइंट ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, टॉर्क अबाउट ये निकालते हैं। तो सर व्हाट अबाउट हम बी के अबाउट निकालें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। ये तो थ्योरी का लैंग्वेज को पकड़ना है। क्या लैंग्वेज दिया गया था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारे फोर्स को अगर शिफ्ट कर दिया जाए, राइट। तो जब अलग अलग पॉइंट पे जब फोर्स लग रहा था तो उस पॉइंट के बाद जो टॉर्क दे रहा था वही टॉर्क का वैल्यू है, राइट। तो अब यहाँ इसके वजह से टॉर्क कितना, 10 इंटू 20 और कौन सा के कैप, अब प्लस इसके वजह से टॉर्क 30 ना, 30 इंटू 30 कितना, माइनस के कैप। करेक्ट। और मान लेते हैं एक पॉइंट मेरा, अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं तो इट एंड दिस इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक एक्स है और सारे फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए भाई 20, ऐसा सपोज कर लिए कि यहाँ पे अगर दोनों लगते रहता, करेक्ट, तब कितना होता, ट्वेंटी एक्स, राइट, माइनस के कैप ना, प्लस के कैप ना, अब प्लस 30x करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, $900 हाउ मच, -700 के कैप इक्वल टू कितना, -10x के कैप आपस में कैंसिल, था x इक्वल टू व्हाट, 70 सेंटीमीटर, यही तो रहेगा, तो नहीं निकल सकता था। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा, हो जाएगा ना। आप एक और क्वेश्चन घर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अच्छा, आप अगर टॉर्क सी के अबाउट निकालते तो डिफरेंट आंसर आता या सेम आंसर आता, बट वहाँ पे अब आंसर किसके, अब आंसर ए से मेजर करके दिया जाता है या बी से या सी से, वो ऑप्शन में देख लेंगे। हाँ, क्या बोले, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक वो अलग चीज़ हो गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया कि सारे फोर्स को अगर एक कॉमन पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया जाए तो वही टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट देता जो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। उसको आप फोर्स कपल के साथ कंपेयर फिर मत कीजिए।
डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको घर से बना लीजिएगा। आंसर मैं बता दूं, आंसर है 5.625 समथिंग। आंसर है 5.625 फ्रॉम ए, फ्रॉम पॉइंट ए। अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, अभी आप बना के मैच कर लीजिएगा आंसर। ठीक है ना एवरीवन।